हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है पादप कोशिका की संरचना या प्लांट सेल की स्टडी या स्ट्रक्चर पर बात करेंगे और उसमें उपस्थित सभी कोशिकांग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पादप कोशिका में जो होती है सबसे बाहरी कवर जैसा एक बाउंड्री जैसी संरचना होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये देखिए आप चारों तरफ ये जो आपको दिख रही है ये क्या है? ये सब चारों तरफ क्या है? सेल वॉल है। तो सेल वॉल क्या होती है? किसी भी पादप कोशिका की जो सेल वॉल होती है वो उसकी एक बाउंड्री की तरह होती है, एक दीवार की तरह होती है। तो हम इसे कह सकते हैं एक प्रकार से ये आउटर मोस्ट बाउंड्री। ये क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री। मगर ये जो सेल वॉल होती है ये आपकी पादप कोशिका में पाई जाती है और बैक्टीरिया में पाई जाती है और एल्गी में पाई जाती है। प्लांट में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है एंड एल्गी में पाई जाती है। मगर यह जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो पादप कोशिका में जो सेल वॉल पाई जाती है और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाई जाती है, जो एल्गी में सेल वॉल पाई जाती है, या अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। जैसे प्लांट कोशिका की सेल वॉल जो होती है, प्लांट की अगर बात करेंगे तो पादप कोशिका की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है और पैक्टिन, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो म्यूरिन की बनी होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन की बनी होती है। और जो एल्गी की सेल वॉल होती है, एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। काहे की बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। सेल वॉल लिविंग सेल में पाई जाती है मगर यह खुद नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल लिविंग जीवित कोशिका में पाई जाती है मगर यह खुद नॉन लिविंग होती है। और सेल वॉल की यूनिट को, कोशिका भित्ति की इकाई को हम फाइब्रिल कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं द यूनिट ऑफ सेल वॉल, द यूनिट ऑफ सेल वॉल इज फाइब्रिल। तो कोशिका की इकाई, कोशिका भित्ति की इकाई को क्या कहते हैं? फाइब्रिल कहते हैं। उसके बाद सेल वॉल के बाद आप देखेंगे इसमें एक चैनल जैसे, ये कुछ चैनल जैसे स्ट्रक्चर आपको सेल वॉल के अंदर दिख रहे होंगे जो कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में सीधे अंदर को धसे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा दो कोशिका के प्लाज्मोडेस्मेटा जो होते हैं वो दो कोशिका के साइटोसॉल, साइटो मतलब कोशिका द्रव्य, जो साइटोसॉल जो होता है वो कोशिका का जीव द्रव्य हम कह सकते हैं या प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। जो कोशिका के अंदर साइटोसॉल या प्रोटोप्लाज्म स्थित होता है, तो प्लाज्मोडेस्मेटा एक कोशिका के अंदर के प्रोटोप्लाज्म का और दूसरी कोशिका के, जो पड़ोस में उसके कोशिका स्थित होती है, उसकी कोशिका के प्रोटोप्लाज्म के बीच का एक क्या होता है? एक कनेक्शन होता है। इसी प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा एक कोशिका के प्रोटोप्लाज्म का दूसरे कोशिका की प्रोटोप्लाज्म से कनेक्शन होता है। तो इसके द्वारा होता क्या है? इसके जरिए वाटर एंड पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व बिना सेल वॉल के क्रॉस किए एक कोशिका से दूसरी कोशिका के भीतर जा सकते हैं। देखो ये चैनल जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जो चैनल होते हैं इनके द्वारा, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है
और इसी के पास अगर कोई दूसरी कोशिका होती है तो उसका भी क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा अगर है तो प्लाज्मोडेस्माटा एक कोशिका के प्रोटोप्लाज्म का दूसरी कोशिका के प्रोटोप्लाज्म से कनेक्शन बनाता है और एक कोशिका के प्रोटोप्लाज्म से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो भी होता है वो एक कोशिका के प्लाज्मोडेस्माटा से बिना सेल वॉल को क्रॉस किए दूसरी कोशिका में जा सकता है। मगर कभी कभी क्या होता है, कुछ वायरस जो होते हैं इसी जगह होकर पूरी प्लांट कोशिका के अंदर फैल जाते हैं जो एक प्रकार से नुकसानदायक भी हो सकता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, इसकी जो डिस्कवरी टैंगल नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? टैंगल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसका कार्य क्या होता है, एक कोशिका के साइटोप्लाज्म का दूसरी कोशिका के साइटोप्लाज्म से बिना सेल वॉल के क्रॉस किए, बिना सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस किए एक कोशिका के साइटोप्लाज्म का दूसरी कोशिका के साइटोप्लाज्म से कनेक्शन जोड़ता है। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे ये सेल वॉल हमारी हो गई और उसके जो आप नीले कलर का आप देख रहे हैं इसका नाम होता है मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला क्या होता है, ये दो अलग अलग सेल वॉल को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। मिडल लैमेला देखिए, आप देख रहे हैं ये सेल वॉल है, ये हमारी क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर ये हमारी क्या हो गई, ये सेल वॉल है। ये सेल वॉल के अंदर आपको जो नीले कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी मिडल लैमेला है। ये दो अलग अलग सेल वॉल को आपस में जोड़ने का कार्य करती है और यह बनी काहे से होती है, तो यह कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। तो मिडल लैमेला क्या है, मिडल लैमेला क्या है, ये दो अलग अलग सेल वॉल को, यहां दो अलग अलग सेल वॉल को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। और इसका फॉर्मेशन जो मिडल लैमेला जो बनता है, ये काहे से बना होता है, मिडल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट। तो इसका फॉर्मेशन काहे से होता है, हम लिख लेंगे फॉर्मेशन काहे से होता है, तो कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। काहे से बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। प्लाज्मोडेस्माटा के बाद आप देखेंगे तो हमको दिख रहा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई, ये बाहर, ये क्या है, ये सेल वॉल हो गई बाहर। उसके अंदर आपने देखा कि ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। और उसके अंदर जब आप जाएंगे, उसके अंदर आपको दिखेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या दिखेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, अगर किसी पादप कोशिका की बात करेंगे तो उसकी सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री है। अगर किसी पादप कोशिका की बात करेंगे तो उसकी सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री है, क्योंकि पादप कोशिका में क्या होता है, पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है। मगर किसी अगर जीव की बात करेंगे, किसी अगर ऑर्गेनिज्म या जीव की बात करेंगे तो उसकी फर्स्ट आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। तो अगर हम प्लांट में इसकी बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में क्या है, प्लांट सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री है। और अगर हम किसी जीव में बात करेंगे तो उसकी क्या है, फर्स्ट। अगर किसी ऑर्गेनिज्म या एनिमल की बात करेंगे तो फर्स्ट आउटर मोस्ट बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब एक प्रकार की परत है। तो फर्स्ट आउटर मोस्ट बाउंड्री किसकी है, तो एनिमल की है। अगर प्लांट की बात करेंगे, सॉरी
फर्स्ट आउटर मोस्ट बाउंड्री एनिमल की है, और प्लांट की क्या है, सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म पी लिख लेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था, पी फेफर ने। किसने दिया था, पी फेफर ने। कब दिया था, 1877 में। कब दिया था, 1877 में। उसके बाद इसको एक नाम से और जानते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि ऊपर प्लांट से लिखा है। इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो यूनिट मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था, तो यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन ने कहा था। किसने कहा था, रॉबर्टसन ने। फिर इसका जो कंपोजिशन होता है, मतलब इसका जो संगठन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन कंपोनेंट से मिलकर बनती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख लेंगे हम, कंपोजिशन, कंपोजिशन या संगठन या रासायनिक संगठन। तो इसमें लिपिड 40% एंड प्रोटीन 58% एंड कार्बोहाइड्रेट 2% कितना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट 2% होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, किसी भी प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और किसी भी एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट आउटर मोस्ट बाउंड्री है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया, तो पी फेफर ने। कब दिया, 1877 में। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो यूनिट मेम्ब्रेन किसने कहा, तो रॉबर्टसन ने कहा था। यूनिट मेम्ब्रेन किसने कहा, रॉबर्टसन ने कहा था। उसके बाद इसका रासायनिक संगठन अगर देखेंगे तो रासायनिक संगठन इसमें लिपिड 40% पाया जाता है, और प्रोटीन 58%, कार्बोहाइड्रेट 2%। इसका कार्य क्या होता है, यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। यह केवल जरूरी पदार्थों को अंदर आने देती है और हानिकारक पदार्थों को कोशिका द्रव्य से बाहर निकालने का कार्य करती है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम जान गए कि सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा जो होते हैं एक कोशिका के साइटोप्लाज्म का दूसरी कोशिका के साइटोप्लाज्म से कनेक्शन दर्शाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जब अंदर आप आएंगे तो उसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, या इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो कोशिका के अंदर होता है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, अगर आप प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे तो इसके बाहर इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो ये आपको दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसे पेरीफेरल पार्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पेरीफेरल पार्ट। पेरीफेरल जो ऐसा प्रोटोप्लाज्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परिधि पर पाया जाता है उसे क्या हम कहते हैं, पेरीफेरल पार्ट। और इसी पेरीफेरल पार्ट को हम क्या कहते हैं, इक्टोप्लाज्म।
क्या कहते हैं, इक्टोप्लाज्म कहते हैं। और इसके बीच में जहां पर ये आपको सारे कोशिकांग दिख रहे हैं या सेल ऑर्गेनल दिख रहे हैं, ये क्या है, ये इसके सेंट्रल पार्ट में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, तो किसमें, सेंट्रल पार्ट में। सेंट्रल पार्ट में क्या पाए जाते हैं, और सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंडो इंडो प्लाज्म। इंडो मतलब जो अंदर की तरफ पाया जाता है, वह प्लाज्म जो अंदर की तरफ पाया जाता है उसे हम इंडोप्लाज्म कहते हैं, और जो परिधि पर पाया जाता है उसे हम पेरीफेरल कहते हैं। पेरी मतलब परिधि पर, और सेंट्रल मतलब बीच में। तो परिधि वाले को एक्टोप्लाज्म और सेंट्रल वाले को इंडोप्लाज्म कहते हैं। इसका कंपोजिशन कैसा होता है या बना काहे से होता है, तो अगर हम इसमें कंपोजिशन की बात करें, एक्टोप्लाज्म के कंपोजिशन, अगर हम एक्टोप्लाज्म किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो H2O मतलब वाटर प्लस प्रोटीन से मिलकर, वाटर प्लस प्रोटीन, इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बना होता है, साइटोप्लाज्म। और टर्म किसने दिया था, टर्म साइटोप्लाज्म किसने दिया था, अगर हम टर्म की बात करें, टर्म, तो टर्म किसने दिया था, टर्म दिया था पुरकिंजे ने। टर्म किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। कब दिया था, 1839 में। कब दिया था, 1839 में। उसके बाद इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि RER है, SCR है मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे क्या हैं, कोशिकांग हैं। ये सारे क्या हैं, कोशिकांग हैं। तो इनके अंदर एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है। इसके कहां पे, साइटोप्लाज्म में एक इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है। इंडो मतलब अंदर की तरफ, मेम्ब्रेन के सिस्टम, एक तंत्र पाया जाता है जिसे हम VO, हम देख रहे हैं इसको, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम या VOGERL, गर्ल सिस्टम। एक तंत्र पाया जाता है जो इसके कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जिसे हम आंतरिक तंत्र कहते हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि कंसिस्ट ऑफ गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, चार चीजों से मिलकर। कौन सी चार चीजें, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी आपको कहां दिख रहा है, गाल्जी अपरेटस या गाल्जी बॉडी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये आपकी क्या है, वैक्यूल। चार चीजें इसके अंदर, चार कोशिकांग मिलकर एक इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आप ये लिखा है गर्ल, गर्ल का मतलब गाल्जी बॉडी, ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और L का मतलब लाइसोसोम, और VO का मतलब वैक्यूल। गर्ल का मतलब क्या है, वो VO गर्ल मतलब गाल्जी बॉडी,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये चारों चीजें मिलकर क्या बनाती है, ये चार कोशिकांग मिलकर क्या बनाते हैं, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो सबसे पहले ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, या लिपिड और प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए पदार्थों को पैक अथवा मॉडिफाई करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए पदार्थों को पैक अथवा मॉडिफाई करता है। उसके बाद लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम यह अपशिष्ट पदार्थों को पचाने और कोशिका की सफाई का कार्य करता है। लाइसोसोम क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को पचाने और कोशिका की सफाई का कार्य करता है। वैक्यूल्स का क्या कार्य होता है, यह वाटर एंड वेस्ट जो होते हैं, अपशिष्ट जिन्हें हम कहते हैं, और फूड को स्टोर करता है। इसे ही क्या कहते हैं, इन चारों चीजों को मिलाकर क्या बनता है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसकी बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है, ER, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी, तो हम लिख लेंगे फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे पहले खोज किसने की थी, तो गार्नियर ने की थी। किसने की थी, गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद इसको एक नाम से, उसके बाद इसको जो नाम दिया गया था उसको एर्गोस्टोप्लाज्म कहते हैं। टर्म क्या था इसका, उसके बाद इसको जो टर्म दिया गया था एर्गोस्टोप्लाज्म, हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। टर्म एर्गोस्टोप्लाज्म, टर्म क्या, इसको टर्म क्या दिया गया था, एर्गोस्टोप्लाज्म। फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे पहले खोज किसने की थी, तो गार्नियर ने। टर्म क्या दिया गया, एर्गोस्टोप्लाज्म। टर्म क्या दिया गया, एर्गोस्टोप्लाज्म। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ER फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड पोर्टर, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर सूक्ष्म संरचना की खोज या डिस्कवरी किसने की थी, तो क्या लिखेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ER, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ER फर्स्ट टाइम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था, KR पोर्टर ने। किसने किया था, KR पोर्टर ने किया था। किसने किया था, KR पोर्टर ने। कब किया था, 1945 में, 1945 में किया था। रेटिकुलम है क्या, रेटिकुलम ऑफ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड थ्रू आउट सेल। रेटिकुलम क्या है, आप देख सकते हैं कि रेटिकुलम क्या है, ये क्या है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो एक नेटवर्क जाल जैसा संरचना है। रेटिकुलम क्या है, जाल जैसी संरचना है जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। रेटिकुलम क्या है, नेटवर्क जैसी एक नेटवर्क लाइक मतलब जाल जैसी एक संरचना है जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ये दो प्रकार की होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। सबसे पहले SER, इसको हम क्या लिखेंगे, SER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
मतलब सपाट अंतः प्रद्रव्य जालिका, सपाट अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो ये सपाट अंतः प्रद्रव्य जालिका, और दूसरी क्या है, आर ई आर, दूसरी क्या है, आर ई आर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। एसईआर और आरईआर इन्हें क्यों कहते हैं, एसईआर इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं इन पर ये एसईआर है और ये आरईआर है, इस पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर कुछ बने हैं, कुछ इस पर डॉट लाइक, ये देखिए आप, इस पर क्या बना है, कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर बने हैं। ये क्या है, ये राइबोसोम है। तो ऐसी अंतः प्रद्रव्य जालिका जिन पर राइबोसोम लगे होते हैं उन्हें आरईआर कहते हैं, मतलब खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो ये क्या है, यहां पर राइबोसोम लगे होते हैं। और एससीआर क्या है, देखिए इस पर कोई भी डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये क्या है, ये सपाट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, इस पर राइबोसोम नहीं लगे होते हैं। तो ऐसी अंतः प्रद्रव्य जालिका जिन पर राइबोसोम लगे होते हैं उन्हें आरईआर कहते हैं, और जिन पर राइबोसोम नहीं लगे होते हैं उन्हें एसईआर कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन्हें हम सपाट अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं, उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन्हें हम खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका क्यों कहते हैं, क्योंकि इन पर राइबोसोम लगे होते हैं, और सपाट अंतः प्रद्रव्य जालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पर राइबोसोम नहीं लगे होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पहले खोज किसने की थी, तो गार्नियर ने। टर्म क्या दिया, एर्गेस्टोप्लाज्म, टर्म क्या दिया, एर्गेस्टोप्लाज्म। अल्ट्रा स्ट्रक्चर सूक्ष्मदर्शी के आधार पर किसने खोज की, तो फर्स्ट टाइम डिस्कवरी केआर पोर्टर ने। कब किया था, 1945 में। फिर इनका फंक्शन क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन मतलब कार्य क्या होता है, तो कार्य इनका क्या होता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करती हैं एंड उनका स्टोरेज करती हैं तथा प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टोरेज, क्या करती हैं, उनका स्टोरेज, उनको स्टोरेज करने का काम करती हैं। फिर ये कुछ माइक्रो बॉडी का भी निर्माण करती हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं ये कुछ माइक्रो बॉडी का निर्माण भी करती हैं। जैसे यहां पर लिखा है परऑक्सीसोम, क्या लिखा है, परऑक्सीसोम। ये किसके द्वारा बनती हैं, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनती हैं, और इसी के द्वारा परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फेरोसोम, ये क्या बनती हैं, माइक्रो बॉडीज। पराक्सीसोम जो होती हैं ये प्लांट एंड एनिमल दोनों में होती हैं। पराक्सीसोम ये कहां पर होती हैं, प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में पाई जाती हैं। एनिमल में ये किडनी में होती हैं, ये जो पराक्सीसोम है ये एनिमल में किडनी में होती हैं, इसलिए इसे यूरिकोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आप लिख सकते हैं यूरिकोसोम, इन्हें क्या कहते हैं, यूरिकोसोम भी कहते हैं। और इनका वर्क क्या होता है, जो ये माइक्रो बॉडीज हैं इनका वर्क क्या होता है, इनका वर्क फोटोफास्फोराइलेशन, इनका वर्क क्या होता है, फोटोफास्फोराइलेशन। उसके बाद हम देखेंगे इधर लिखा है गाल्जी बॉडी, ये क्या लिखा है, गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी क्या होती है, गाल्जी बॉडी की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो गाल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, कैमिलो गाल्जी ने। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी, तो डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो गॉल्जी, कैमिलो कैमिलो गॉल्जी ने की थी।
इसकी डिस्कवरी कैमिलो गाल्जी ने की थी। टर्म किसने दिया था गाल्जी का टर्म किसने दिया था? तो टर्म पुरकिंजे ने दिया था। और टर्म किसने दिया था गाल्जी बॉडी? पुरकिंजे ने दिया था। और जो कैमिलो गाल्जी थे इन्होंने कहां पर खोजा था? तो नर्व सेल तंत्रिका कोशिका में। किसकी? कैट एंड आउल, उल्लू की और बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में इसको खोजा था। उसके बाद गाल्जी बॉडी ये पाई कहां नहीं जाती हैं? ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जो जहां पर ये गाल्जी बॉडी नहीं पाई जाती हैं? तो ये प्रोकैरियोट्स, ये एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइटा के स्पर्म में नहीं पाई जाती हैं। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा के स्पर्म, टेरिडोफाइटा के स्पर्म और मैच्योर मैमेलियन आरबीसी जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में ये गाल्जी बॉडी नहीं पाई जाती हैं। और इन्हें हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम और क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस। तो ये पाई कहां नहीं जाती हैं? एब्सेंट। इनकी खोज कैमिलो गाल्जी ने कब की थी? 1898 में। एब्सेंट, ये पाई कहां नहीं जाती हैं? तो पाई प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती हैं गाल्जी बॉडी। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइटा के स्पर्म में नहीं पाई जाती हैं। तो लिख लेंगे प्रोकैरियोट्स स्पर्म इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडो, स्पर्म इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स कहां पर नहीं पाई जाती हैं? ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में नहीं पाई जाती हैं। फिर इनका फंक्शन क्या होता है? गाल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है? तो ये सेल वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। ये क्या करती हैं? सेल वॉल फॉर्मेशन। ये क्या करती हैं? सेल वॉल फॉर्मेशन करती हैं। और ये लाइसोसोम का निर्माण भी करती हैं। गाल्जी बॉडी क्या करती हैं? ये लाइसोसोम का निर्माण करती हैं तथा प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करती हैं। प्रोटीन का क्या करती हैं? मॉडिफिकेशन। सेल वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। एंड यहीं पर हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, एंड लाइसोसोम किसका निर्माण करती हैं? लाइसोसोम का। और ये सेल वॉल एंड लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गाल्जी बॉडी क्या करती हैं? ये सेल वॉल का फॉर्मेशन करती हैं एंड लाइसोसोम का निर्माण भी करती हैं और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करती हैं। फिर लाइसोसोम हम देखेंगे। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम, उसके बाद हम लाइसोसोम देखेंगे। तो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? लाइसोसोम की डिस्कवरी डी डुवे ने की थी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी खोज क्या लिखेंगे? खोज डी डुवे। किसने की थी? डी डुवे ने। कब? 1949 में। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने की थी। और कब की थी? 1949 में। ये सिंगल मेम्ब्रेन, ये एक झिल्ली, लाइसोसोम क्या होते हैं? ये एकल झिल्ली से ढके हुए कोशिकांग होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। फॉर्मेशन इनका कैसे होता है? तो गाल्जी बॉडी से होता है। इन्हें हम सोसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम को और क्या कहते हैं? सोसाइडल बैग्स। सोसाइडल बैग्स स्कैवेंजर ऑफ सेल, भच्छी जो कोशिका का भक्षण करते हैं, तो स्कैवेंजर ऑफ सेल। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। लाइसोसोम के अंदर क्या भरे होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम।
लाइसोसोम के अंदर क्या भरे होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह पादप तथा जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है और इसकी सबसे पहले खोज कोलिकर ने कहां पर की थी? तो मसल स्केलेटन, इस मसल स्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की मसल स्केलेटन में किया था। और इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम सीबेंडा ने दिया था। और अल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा था। अल्टमान ने इन्हें क्या कहा था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। कोलिकर ने इन्हें सार्कोप्लाज्म कहा था। तो ये क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जागृह कहलाते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। सबसे पहले खोज इसकी किसने की थी? तो सबसे पहले खोज कोलिकर ने की थी। कहां पर की थी? तो मसल स्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। अल्टमान ने इन्हें क्या नाम दिया? तो बायोप्लास्ट नाम दिया। कोलिकर ने इन्हें क्या कहा? सार्कोप्लाज्म कहा। बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। उसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक कोशिकांग है जिसे हरितलवक कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है और इसे किचन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। इन्हें हम किचन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी? क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? तो ह्यूगो वान मॉल। क्या कहेंगे? खोज ह्यूगो वान मॉल किसने की थी? ह्यूगो वान मॉल ने। कब? 1837 में। कब खोज की थी? 1837 में। किसने की थी? ह्यूगो वान मॉल ने। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद राइबोसोम। क्या देखेंगे हम? राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम ये नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इन पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, कोई किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहां पर प्रोटीन की क्या होती है? ये क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट। प्रोटीन की सिंथेसिस कहां पर होती है? राइबोसोम पर होती है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो जॉर्ज पैलाडे ने की थी। इसकी डिस्कवरी, खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलाडे ने। इसकी खोज किसने की थी? तो जॉर्ज पैलाडे ने की थी। कब की थी? 1955 में। डिस्कवरी जॉर्ज पैलाडे ने इसकी खोज कब की थी? 1955 में। स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका कितने प्रकार की होती है? एक प्रोकैरियोटिक एंड एक यूकैरियोटिक होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं वो कितने इस प्रकार के पाए जाते हैं? 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। एंड यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80 इस प्रकार के पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80 इस प्रकार के पाए जाते हैं। तो 70 जो राइबोसोम होते हैं वो दो उप इकाइयों से मिलकर बनते हैं, एक 50 एक 30 और जो 80 राइबोसोम होते हैं वो भी दो उप इकाइयों से बनते हैं, जिनकी लार्जर बड़ी उप इकाई 60 एंड छोटी उप इकाई 40 होती है। फिर उसके बाद हम केंद्र की बात करेंगे। न्यूक्लियस क्या है? केंद्र की खोज किसने की थी? तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे कोशिका का कंट्रोल सेंटर
या ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं उनकी सारी क्रियाओं पर कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। तो इसलिए इसे, इस केंद्रक को, ये केंद्रक है, ये क्या है? ये केंद्रक है। तो केंद्रक को कंट्रोल सेंटर कहते हैं। और यह दोहरी कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है। ये आप देख सकते हैं दोहरी कोशिका झिल्ली, एक ये और एक ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। तो कितनी झिल्लियों से घिरा रहता है? 2 झिल्लियों से घिरा रहता है। और इसके अंदर क्या भरा रहता है? इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसे हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कैरियोलिम्फ या केंद्रक द्रव, कैरियोलिम्फ या केंद्रक द्रव के नाम से जानते हैं। इसमें क्या भरा होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ या केंद्रक द्रव, जो ट्रांसपेरेंट एक फ्लूइड या द्रव के समान होता है। उसके बाद इसके अंदर एक छोटी सी केंद्रिका होती है। क्या होती है? केंद्रिका होती है, जिसकी खोज किसने की थी? तो फोंटाना ने की थी। केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना ने। इसे राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रिका को क्या कहते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री, राइबोसोम की फैक्ट्री। केंद्रिका को क्या कहते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। उसके बाद देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मतलब ऐसी कला जो केंद्रक के चारों ओर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो केंद्रक के न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाती है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी सतह पर क्या लगे होते हैं? ईआर लगे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो केंद्रक कला होती है उसकी बाहरी सतह से क्या लगे होते हैं? ईआर, जिन्हें हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।